हेलो बच्चों, वेलकम टू आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, जहां पे आपको कंप्लीट कॉम्बो नॉलेज मिलता है। फिर चाहे आप स्टेट बोर्ड के हो, सीबीएसई के हो या आईसीएसई के हो। आप सबको पता ही है कि परिवर्तन मैराथन सीरीज में हमने एक और नया चैप्टर इंक्लूड किया था जिसका नाम है कार्बन एनेक्स कंपाउंड, और स्टेट बोर्ड के लिए इसका नाम है कार्बन कंपाउंड्स, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर किए हैं। पार्ट नंबर 1 में हमने टॉप एमसीक्यूज और पार्ट नंबर 2 में भी हमने रिमेनिंग टॉप एमसीक्यूज को कवर किया था, और पार्ट नंबर 3 में हमने कवर किया था केस बेस्ड एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। पार्ट नंबर 4 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया है, और आप सबके लिए स्टेट बोर्ड और सीबीएसई को मिला के टोटल 10 क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे, और साथ में आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इसके पहले हमारे वीडियोस को काफी ज्यादा पसंद किया। उस पे आपके कमेंट्स देख के मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिला, और उसी मोटिवेशन के साथ आज फिर से हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड या फिर कार्बन कंपाउंड्स। आप सबको तो पता ही है कि स्टेट हो या सीबीएसई या आईसीएसई हो, नॉलेज सेम होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड अवर न्यू एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन आंसर सीरीज, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है। सी व्हाट कॉजेज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए 2 टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो ये सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, और नीचे जो एक क्वेश्चन और करके लिखा हुआ है वो स्टेट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोनों की वर्डिंग आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाई कार्बन फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। मैंने इसके पहले के भी लेक्चर्स में बताया था कि जब भी कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर आना चाहिए, और उसके पीछे के बेसिक रीजंस क्या है वो पता होने चाहिए। तो बेटा देखिए ध्यान से कि कार्बन कंपाउंड सबसे ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, इसके लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। कार्बन जो है और कार्बन की 3 प्रॉपर्टी। तो कार्बन की पहली प्रॉपर्टी ये है बेटा कि ये है टेट्रावैलेंट। क्या है ये? टेट्रावैलेंट है। ये टेट्रावैलेंस से आपको पता होनी चाहिए। दूसरी कौन सी चीज पता होनी चाहिए? तो बेटा इसकी एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कैटेनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं, और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है, दैट इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म। इन 3 प्रॉपर्टी के आधार पे इस क्वेश्चन को हम अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, इसका आंसर हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो सबसे पहला आंसर क्या लिखा हुआ है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, बोला था मैंने। अब टेट्रावैलेंट क्या होता है और टेट्रावैलेंट उसको क्यों कहा जाता है, आप तो इसका बेसिक जानते हो। कमेंट में बताना कि कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहा जाता है, ठीक है। विद द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। अब कैटेनेशन क्या है, और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूं। टेट्रावैलेंट का रीजन आप मेरे को कमेंट में बताना। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है बेटा कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। Thus it forms the compound in which carbon atoms are arranged in the form of straight chain, branched chain और ring also। अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कार्बन कंपाउंड्स पाए जाते हैं just because of this property, catenation property. It can form single and multiple covalent bonds with the other carbon atom। याद रखना इस चीज को। और साथ में one more characteristics of carbon which is responsible for large number of carbon compound, this is called isomerism। अगर आपने इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे, और नहीं देखे तो जाके देखिए, पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और नहीं मिली तो आप सर्च कीजिएगा कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग, आपको मिल जाएंगे सारे वीडियोस। तो बेटा उसमें मैंने आइसोमरिज्म को एक्सप्लेन किया था। आइसोमरिज्म का मतलब सिंपल सा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले ही सेम हो, थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल गया, कंपाउंड का फॉर्म ही बदल गया, कंपाउंड की प्रॉपर्टी बदल गई, कंपाउंड की केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बदल गई, बराबर है। मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भले एक हो, अलग अलग स्ट्रक्चर के हिसाब से अलग अलग कंपाउंड्स भी बन सकते हैं। दैट इज ऑल अबाउट आइसोमरिज्म। तो 3 प्रॉपर्टी है जो कार्बन को अलग अलग कंपाउंड्स या ढेर सारे कंपाउंड बनाने पे मजबूर करते हैं। सबसे पहले उसकी टेट्रावैलेंसी प्रॉपर्टी,
दूसरी उसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी और तीसरी इसकी आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी। अगर आपको ये चीज समझ में आई तो चलिए बेटा मूव करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बेटा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में राइट अ शॉर्ट नोट ऑन हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को भी हमने इसके पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया था, उसके डिटेलिंग यहां पे मैंने मेंशन करी है। देखिए बेटा शॉर्ट नोट्स दो तरीके का पूछेगा। सबसे पहला तो आपको पूछेगा 2-3 मार्क के लिए, या फिर आपको पूछ सकता है लॉन्ग आंसर टाइप में 4-5 मार्क के लिए। तो डिपेंड करता है कि अगर आपको 2 या 3 मार्क के लिए अगर कोई पूछ रहा है तो उसका डबल पॉइंट्स आपके पास मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि 4 to 6 पॉइंट्स आपके पास मेंशन होने चाहिए। अगर आपको 4 से लेके 5 मार्क्स के लिए अगर पूछा गया है तो आपके पास नियर अबाउट 7 to 8 या फिर एटमोस्ट 10 पॉइंट्स तो भी आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं, यहां पे भी पूछते हैं एकेडमी में कि सर कितने मार्क के लिए कितने पॉइंट होने चाहिए। तो याद रखना जितने होंगे तुम्हारे मार्क्स कम से कम उससे डबल तो भी तुम्हारे पॉइंट्स होने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर हर पॉइंट को हाफ मार्क कैरी करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। याद रखना इस चीज को। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जब भी आपको नोट लिखना हो भाई तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन मेंशन आउट करो। क्या? द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये चीज हमेशा याद रखना बेटा। क्या? ओनली। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन हो सिर्फ, उसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं बेटा वो काफी सिंपलेस्ट और फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। एक चीज भी याद रखना, और जो हमारे हाइड्रोकार्बन होते हैं वो मोस्टली 2 टाइप के पाए जाते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जिसमें सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में देखने को मिलेगा वो सैचुरेटेड, और जिसमें डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा कार्बन और कार्बन के बीच में वो होगा हमारा अनसैचुरेटेड। और इसके पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि सैचुरेटेड में कौन आता है बेटा? अल्केन आता है, और अनसैचुरेटेड में आता है अल्कीन एंड अल्काइन, जिनके जनरल फॉर्मूलाज हम यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो आपको अगर लिखना हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अल्केन का होता है बेटा CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n एंड अल्काइन का होता है CnH2n-2। और अगर और एक्स्ट्रा मार्क के लिए पूछेगा तो आप इनके एग्जाम्पल भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लाइक। समझ में आ रही बात? तो चलिए ये वाला आपको समझ में आया होगा बेटा शॉर्ट आंसर। इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने पास बढ़िया तरीके से नोट डाउन कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और स्टेट बोर्ड वालों के तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? तो देखो इधर, ये स्टेट बोर्ड में पूछा गया बेटा 2 अलग अलग साल में, ठीक है, पूछा गया। इसका मतलब डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। जब भी आप नोट्स में लिखोगे स्टार मार्क करके लिखना, ठीक है। होमोलोगस सीरीज कौन सी होती है? तो होमोलोगस सीरीज के सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। याद रखना दोस्त, जब तक आप आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर नहीं पढ़ते तब तक आप होमोलोगस सीरीज को ना हाथ लगाए। पहले आप अच्छे से आईयूपीएससी में परफेक्ट हो जाइए। अगर आपको आईयूपीएससी में किसी भी तरीके की तकलीफ आती है या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट पे बताइए, मैं कोशिश करूंगा आईयूपीएससी के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने की, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज को समझते हैं बेटा। अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरली सिमिलर, ध्यान देना अच्छे से, स्ट्रक्चरली सिमिलर कंपाउंड ईच मेंबर ऑफ विच डिफर्स बाय CH2। कितने से? CH2 ग्रुप से अगर वो डिफर करते हैं, चाहे फिर वो सामने वाला हो या आगे वाला हो, प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग मेंबर हो, तो उस सीरीज को कहा जाता है बेटा होमोलोगस सीरीज। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, आपको पता है ये CH4 इज अ मीथेन, ये मीथेन है, और C2H6 है ना, तो C2H6 ये इथेन है बेटा। अब ध्यान दो, इन दोनों में कार्बन का कितना डिफरेंस है? 1 कार्बन। और हाइड्रोजन का कितने का डिफरेंस है? 2 हाइड्रोजन। इन दोनों को कंबाइन करो तो कौन सा ग्रुप होता है बेटा? CH2। अगर इसके आगे हम प्रोपेन भी लिखेंगे तो भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा, ब्यूटेन लिखोगे तो भी CH2 ग्रुप का डिफरेंस आएगा। मतलब ऐसे कंटिन्यूअस ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज जिसमें कितने का डिफरेंस है बेटा? CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, उस सीरीज को कहा जाता है होमोलोगस सीरीज। आई होप ये होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। 7वें क्वेश्चन में बोला है बेटा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज की कौन कौन सी खासियत है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो भाई होमोलोगस सीरीज में 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, हमको ऑलरेडी पता है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, जिसमें 3 तरीके के होमोलोगस सीरीज आते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड
अल्काइन। इनके जनरल फॉर्मूलाज मैंने ऑलरेडी आपको बताए थे, आप देख सकते हो। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि भाई जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे कितने ग्रुप से डिफर करते हैं, CH2 ग्रुप से डिफर करते हैं। और CH2 ग्रुप के साथ साथ अगर मॉलिक्यूलर वेट का अगर हम बात करें कि कितने का डिफरेंस आता है मॉलिक्यूलर वेट का, मैंने पार्ट नंबर 1 या 2 में इस चीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अगर ये CH2 ग्रुप से डिफर करता है तो 14 मॉलिक्यूलर वेट से इसका डिफरेंस आता है। तो वो भी मैंने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मेंशन करके दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं इसकी। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सो ऑल मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड। ठीक है, हमने जनरल फॉर्मूलेज देखे थे ना, CnH2n+2, तो हर होमोलोगस सीरीज का सेम जनरल मेथड है प्रिपेयर करने का। All the members of homologous series have same chemical properties due to the same functional group। उनका फंक्शनल ग्रुप सेम होने की वजह से सभी के सभी होमोलोगस सीरीज के मेंबर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। क्लियर है? तो ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज की आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय विनेगर एंड गैसोल? विनेगर सिंपल अगर मैं बताऊं आपको तो पानी और एसिडिक एसिड का मिक्सचर जो है वो है विनेगर। और कभी कभी पेट्रोल, आपने देखा होगा पेट्रोल फ्यूल जो होता है हमारा, उसकी इफिशियंसी बढ़ाने के लिए उसमें इथेनॉल मतलब दारू डाली जाती है। तो इथेनॉल अगर पेट्रोल में डाली जाए उसके बाद जो केमिकल बनेगा उसको हम कहते हैं बेटा गैसोहोल। और ये स्टेट बोर्ड के जुलाई 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए ये स्टेट बोर्ड वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, लिखना तो आपको ऐसे भी आता है, कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो विनेगर है हमने ऑलरेडी बोला था कि 5 to 8% ऑफ एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एक्वियस सॉल्यूशन बोला था मैंने पानी में, इज नोन एज विनेगर। और ये विनेगर जो है बेटा वो क्या किस लिए हमारे लिए यूज होता है? प्रिजर्वेटिव के लिए यूज होता है, याद रखना इस चीज को। एंड समटाइम इथेनॉल इज यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ पेट्रोल। समझ में आ रही बात? तो ऐसे फ्यूल को हम कहते हैं बेटा गैसोहोल। और बहुत सारी कंट्रीज में गैसोल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के कोई भी 2 यूजेस लिखिए। जुलाई 2022 में पूछा गया था। इथेनॉल मैंने पहले भी बताया था, दारू है ना, हमका पीनी है हमका पीनी है। नहीं रे भाई बेवड़ो, हमको इथेनॉल के यूजेस लिखने हैं। तो यूजेस में सबसे पहला यूज क्या है कि इट इज यूज्ड एज एन इंपॉर्टेंट कमर्शियल सॉल्वेंट। कहां पे? मोस्टली पेंट इंडस्ट्रीज में, याद रखना इस चीज को। और जैसे कि हमको बचपन से पता है कि जितने भी हमको बुखार आता है या कफ होता है या किसी भी तरीके की बीमारी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम हम टॉनिक्स यूज करते हैं, सिरप्स जिनको हम बोलते हैं। तो टॉनिक्स हो गया या किसी भी तरीके का कफ सिरप्स हो गए, उन सभी टॉनिक्स या सिरप्स में कौन होता है बेटा? इथेनॉल प्रेजेंट होता है। और साथ में इसके पहले हमने एक क्वेश्चन कवर किया था कि जख्म लगने के बाद जो फर्स्ट एड होता है तब टिंचर ऑफ आयोडीन लगाया जाता है। उस टिंचर ऑफ आयोडीन में आयोडीन के साथ और एक यूज होता है, दैट इज कॉल्ड इथेनॉल। तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट यूजेस लिखे हुए बेटा इथेनॉल के। क्लियर है? तो चलिए बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है रे भाई? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। अब आप स्टेट बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं, कार्बन कंपाउंड्स के जब एंड में आप आते हो तब आपको पॉलीमर, माइक्रोमोलिक्यूल्स ये छोटे छोटे पार्ट्स वहां पे मेंशन है। उस छोटे से पार्ट के ऊपर ये क्वेश्चन है, दैट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, पॉलीमराइजेशन और कोपॉलीमर। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि बेटा कभी भी कोई सपोज करो ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है, ये एक एटम है। ध्यान से देखना, इस सिंगल एटम को बोलते हैं बेटा अपन मोनोमर। क्या बोलते हैं? मोनोमर। और ये सिंगल एटम ऐसे एक दूसरे से ज्वाइन होकर जो चेन बनाए, इस चेन को बोलते हैं बेटा पॉलीमर। क्या बोलते हैं? पॉलीमर। लेकिन ये जो एटम्स है एक दूसरे के साथ जिस प्रोसेस से जुड़े हैं उस प्रोसेस को बोला जाता है बेटा पॉलीमराइजेशन। कौन सी प्रोसेस? पॉलीमराइजेशन। और ऐसे ढेर सारे पॉलीमर मिलके जो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको बोला जाता है बेटा मैक्रोमोलिक्यूल, बड़ा स्ट्रक्चर।
और छोटे स्ट्रक्चर को बोला जाता है माइक्रोमोलेक्यूल। इस चीज को याद रखना, ठीक है। और यहां पे जो ये कोपॉलीमर की बात कर रहा है ना बेटा, तो ये एक अलग पॉलीमर पकड़ लो, ये एक दूसरा अलग पॉलीमर पकड़ लो। अलग अलग पॉलीमर के मिक्सचर से जो पॉलीमर बनेगा बेटा, सॉरी पॉलीमर की बात कर रहा हूं, अलग अलग मोनोमर के मिक्सचर से जो बनेगा उसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर, ठीक है। इस चीज को थोड़ा क्लियर रखना। तो ये चारों डेफिनेशन क्या कहते हैं, देखिए, मैक्रोमोलेक्यूल, द जायंट, जायंट मतलब ह्यूज, बड़ा वाला, ठीक है। द जायंट कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ एटम आर कॉल्ड एज मैक्रोमोलेक्यूल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या कहता है, तो मैक्रोमोलेक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द रेगुलर रिपीटेशन ऑफ स्मॉल यूनिट। और ये स्मॉल यूनिट कौन होते हैं बेटा, ये होते हैं वो पॉलीमर्स, ठीक है। और ये स्मॉल यूनिट के भी छोटे यूनिट को हमने मोनोमर कहा था, ठीक है। देन पॉलीमराइजेशन, द रिएक्शन बाय विच मोनोमर्स मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू द पॉलीमर। देखिए लिखा हुआ है, ठीक है, उसको हम पॉलीमराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। एंड कोपॉलीमर मतलब क्या होता है कि पॉलीमर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर टाइप ऑफ मोनोमर्स। अलग अलग टाइप के मोनोमर्स या 2 से ज्यादा मोनोमर्स से जो बनता है उसको कहते हैं बेटा कोपॉलीमर। चलो, तो आई होप ये चारों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होंगी। बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कीजिएगा अपने नोट्स में। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाई पूछा है, मतलब साइंटिफिक रीजन है, ऐसा समझ के चलिए। तो सबसे पहले सवाल है बेटा कि हम कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर की अगर मैं बात करेंगे तो कंडक्टर मतलब क्या होता है कि अपने अंदर से एनर्जी को लेके जाने वाला, चाहे फिर वो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो या वॉट एवर द एनर्जी इज। सवाल आता है कि ये बैड क्यों है। तो कंडक्टर को अपने अंदर से एनर्जी ले जाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी और प्रॉपर्टी होनी चाहिए बेटा, जिसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना। क्या होना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोस्ट ऑफ द कौन सी स्टेट में हमको मिलते हैं, आयोनिक स्टेट में मिलते हैं। कौन से स्टेट में, आयोनिक। और हमारा जो ये कार्बन है ना, ये कार्बन हमको आयंस देता ही नहीं ना। अब आयंस देगा ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे ही नहीं तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कार्बन का, और इसी एक रीजन की वजह से कार्बन क्या है बेटा, कार्बन है एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए रीजन है वही लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स लैक इन आयोनिक बॉन्ड्स। That means carbon compounds cannot produce ions. Hence, most of the carbon compounds are the bad conductor of electricity. I hope ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्या बोला है नेक्स्ट में कि what is a saturated hydrocarbon। I think इसके प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये कवर किया था, लेकिन ये सीबीएसई में पूछा गया है। सीबीएसई के बच्चों ध्यान देना, आपको पूछा गया है 2017 का क्वेश्चन है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन लिखो एंड राइट द फॉर्मूला ऑफ एनी वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन बोला है वन, अबे 2-3 चिपका दो, क्या जा रहा है, मार्क थोड़ी काटने वाला है ना। सो द हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ओनली सिंगल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड रहने वाले हाइड्रोकार्बन्स को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कौन सी होमोलॉगस सीरीज आती है, जिसमें आता है बेटा अल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। और इसके आधार पे आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनियन, डेकेन सब चिपका दो, सारे के सारे फॉर्मूले यहां पे मेंशन कर दो, ठीक है। तो चलिए गाइस, इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने फिनिश किया है। क्वेश्चन नंबर अभी 9 और 10 को फिनिश करते हैं, और ये वाली शॉर्ट आंसर सीरीज को यहीं पे हम खत्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑयल शुड बी चूजन फॉर कुकिंग टू रिमेन हेल्दी, है ना। तो ऐसे ऑयल का हम ज्यादा इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर वीक बॉन्ड हो बेटा, और आसानी से उसके बॉन्ड टूटे, और हमारे हेल्थ के लिए वो काफी ज्यादा हेल्दी हो, यूजफुल हो। ऐसे ही ऑयल का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे ऑयल यूज करो बेटा जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अवेलेबल हो। क्लियर है, इस चीज को याद रखना। कौन सा, अनसैचुरेटेड। बोला था ना यहाँ पे वीक बॉन्ड वाले जो कंपाउंड रहेंगे वही हमारे ज्यादा काम के आते हैं। सो ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग
टू रिमेन हेल्दी वाइल एनिमल फैट्स में जनरली क्या होता है, सैचुरेटेड फैट होता है, और सैचुरेटेड फैट हमारे लिए हार्मफुल होता है बेटा। क्या होता है? हार्मफुल होता है। तो अगर सिंपल भाषा में बताओ तो हम कौन से टाइप का ऑयल ज्यादा यूज कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड कैटेगरी का ऑयल हमारे लिए हेल्दी है, याद रखना। अब चलते हैं बेटा इस सीरीज का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछा गया है 2019 में, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन पूछा गया था बेटा सीबीएसई के 2020 में। अब बहुत सारे बोर्ड के बच्चे बोलेंगे ये सीबीएसई का है। मैं बार बार बोलूंगा ये नॉलेज सीबीएसई वालों को ही क्यों मिले, स्टेट बोर्ड वालों को क्यों नहीं मिले? वो स्टेट वाले जो क्वेश्चंस है वो सिर्फ स्टेट वालों को क्यों मिले, सीबीएसई वालों को क्यों ना मिले? तो आपको अगर लगता है दोनों को बैलेंस रखना है तो सारे के सारे क्वेश्चंस तुम्हारे नोटबुक में होने चाहिए बेटा, ठीक है। What happened when 5% of alkaline potassium permanganate, पोटेशियम परमैग्नेट क्या करेगा? ठीक है, 5% डाला है हमने। सोल्यूशन इज एडेड ड्रॉप बाय ड्रॉप टू वार्म प्रोपाइल अल्कोहल, इसको हम प्रोपेनॉल भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? प्रोपेनॉल कहते हैं। टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। अच्छा ठीक है बेटा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो दो चीजें पता होनी चाहिए कि प्रोपेनॉल का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, और साथ में क्या पता होना चाहिए, ये जो उसने पोटेशियम परमैग्नेट बोला है उसकी प्रॉपर्टी। तो चलिए यहां थोड़ा सा दब गया ऐसा लग रहा है मुझे, यहां पे अपन एक इसका फॉर्मूला बनाते हैं बेटा। तो CH3, प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन कंपाउंड, CH2OH, और इसमें हमने क्या डाल दिया है? अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, दैट इज KMnNO4। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिखता हूं भाई, ठीक है, ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा। क्या है? CH3 CH2 CH2OH, और इसमें हमने क्या मिक्स किया है? अल्कलाइन पोटेशियम परमैग्नेट, KMnO4 हमने यहां पे मिक्स कर दिया है। अब जैसे मिक्स करेंगे तो ये जो पोटेशियम परमैग्नेट है ना बेटा, ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये एक ऑक्सीजन इसको सप्लाई करता है। तो डेफिनेटली यहां पे ऑक्सीजन सप्लाई होगा तो क्या बनेगा? देखो CH3 CH2 COOH, दिख रहा है क्या आपको? देखो क्या बन गया, यहां से H2 हट गया, यहां पे ऑक्सीजन आ गया, और H2O फिर बाद में बाहर निकल जाएगा भाई एक। तो यहां पे क्या बन गया? यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, जिसको हम प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे। 3 कार्बन है तो हमारा प्रोपेनॉल प्रोपेनोइक एसिड बन गया। तो अगर हम हमारे प्रोपेनॉल में पोटेशियम परमैग्नेट डालते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है प्रोपेनोइक एसिड, एक तरीके का कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ये है हमारे बेटा टॉप 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, ठीक है। चलिए गाइज, तो इसके बाद क्या? तो इसके बाद हम पार्ट 5 को शुरू करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस को। उम्मीद करता हूं बेटा ये मैंने जो पार्ट वाली सीरीज, पार्ट बाय पार्ट हर एक टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, आपको इससे हेल्प हो रही होगी, आपके स्टडी में इनका अच्छा कंट्रीब्यूशन हो रहा होगा, यही आशा रखता हूं मैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो मैं फिर से आपको वही रिक्वेस्ट करूंगा, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस, कमेंट आपका बहुत जरूरी है, और साथ में शेयर करना ना भूलें। अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 5 में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सीरीज के साथ। तब तक बने रहिए आर्ट्स ऑफ लाइफ कोचिंग के साथ। हैव अ गुड डे गाइज।